ओके दोस्तों, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एचसीएफ दिया है 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9। ठीक, ये दिया हुआ है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि एलसीएम 306 और 657, यानी कि इसी का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम जो है पिछले मतलब क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं या फिर ये जान चुके हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ ना। तो हम ये लिखेंगे, क्या होता है, दो हल, यहाँ पर लिख लेंगे हल। ठीक, इस तरीके से दो संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। ठीक है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक, तो ठीक, अब है संख्याएं क्या हैं? 306 और दूसरा संख्या क्या है? 657। ये दिया है, ये संख्याएं हैं। ठीक है, इक्वल में एलसीएम या एचसीएफ क्या दिया है यहाँ पे आपके दिया है एचसीएफ जो कि है 9। ठीक है, तो एलसीएम इंटू 9। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है? एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। ओके, तो हम इसको ये लिख सकते हैं या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एलसीएम इंटू 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया? एलसीएम इज इक्वल टू 306 गुणित 657 डिवाइड बाई 9। ठीक, डिवाइड बाई एचसीएफ। तो यहाँ पर जो है हम काटेंगे किसको? देखते हैं, 6 3 9, यानी कि ये भी कट जाएगा। ठीक, और 6 5 11 और 7 18, ये भी कट जाएगा। तो इसमें से चाहे जो काटिए, 9 से कट कर दीजिए, 9 छौके 54, 9 सत्ते 63, 73, 63, 2 बचा 27 हो गया, 9 त्रिके 27, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 73। ठीक है ना? अब क्या हो जाएगा, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 22,338। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपने ये यहाँ से ये फार्मूला भी बन गया। ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। ठीक, तो हम जो है ये फार्मूला को याद रखेंगे, ये सूत्र को। ओके, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें जांच करके बताना है कि ऐसा ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, हल लिख देते हैं यहाँ पे। तो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, इसके लिए जो है
जीरो पर समाप्त होने के लिए जो है संख्या के जीरो पर समाप्त होने के लिए, जीरो पर समाप्त होने के लिए दो अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लाई होना चाहिए। कौन कौन की? 2 और गुणित 5। अगर ये फैक्टर मिलता है, ठीक है, किसी में, तो समझ में आ जाएगा, या फिर आप समझ सकते हैं कि वो उसके अंक में, लास्ट अंक में जो है जीरो आ सकता है। जीरो पर समाप्त होने के लिए ये जो है, ये जो नंबर है 2 × 5 के गुणन होना चाहिए, के गुणन खंड होना चाहिए, हम लिख सकते हैं गुणन खंड होना चाहिए। ठीक, तो अब देखते हैं हम चेक कैसे करते हैं। तो प्राकृत संख्या n बराबर क्या लिख लेते हैं, पहले हम n बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 6 के पावर 1 हो जाएगा, तो 6 के पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 6 ही आएगा आंसर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, ठीक है। 2 × 3 कर देंगे तो इसके लास्ट डिजिट में ज़ीरो नहीं आएगा। फिर n बराबर क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 6 के बाद 2, यानी कि यहाँ पे 36 आ जाएगा। 36 को हम ट्री डिवीज़न मेथड से देख लेते हैं, यानी कि 6 और 6 के मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये ट्री डिवीज़न से देखते हैं तो ये 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 और 3 हो जाएगा। तो क्या हमें 2 × 5 के गुणन में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो फिर आगे और चेक कर लेते हैं, जिससे आपका पूरा कन्फ्यूज़न एकदम क्लियर हो जाए। अब n बराबर 3 रखते हैं। जब 3 रखते हैं तो क्या होता है, तो 6 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 के पावर 3 का मान 216 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 36 × 6 ना। फिर यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा ये, और इसकी अभाज्य संख्याएँ क्या हो जाएंगी, 6 और 6 के, ठीक। फिर इसकी क्या हो जाएगी, 2 और 3 के, और इसके क्या हो जाएंगे, 2 और 3 के। लेकिन यहाँ पे हमको जो है 2 और 5 का कोई मल्टीपल नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक। ये अभाज्य संख्याएं हैं, और इन अभाज्य संख्याओं का जो है 2 और 5 का कोई मल्टीपल नहीं मिल रहा है। इसलिए अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर अतः 6 जनसंख्या, प्राकृतिक नेचुरल n संख्या, प्राकृतिक n संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर नहीं समाप्त होगी, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक। इस तरीके से अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है ना। तो ये भाज्य संख्याएं हैं, तो क्यों है, ये हमको फाइंड करना है।
तो अब आ जाइए देखते हैं। जैसे अब सबसे पहले हम ये जानेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, हल लिख के भाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होती है ये जान लीजिए। भाज्य संख्याएं, इसका डिफिनीशन क्या है? वे संख्याएं जो खुद से या किसी अन्य संख्या से कटते हैं। वे संख्याएं जो खुद या किसी अन्य संख्याओं से कटते हैं। वे संख्या जो खुद या किसी अन्य संख्या से कटें, यानी डिविजिबल। ठीक, वो क्या होती हैं? भाज्य संख्या। जैसे पहला भाज्य संख्या कौन है? यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 4 पहला भाज्य संख्या भी है जो खुद से और अन्य संख्याओं से भी कटता है। 4 जो 4 से कट जाता है, 2 से भी कट जाता है। ठीक, इसलिए ये हो जाएगा। दूसरा 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, इसलिए 6 हो गया। तीसरा 8 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक, अब अभाज्य संख्या है, ये भी जान लीजिए, लगे हाथ। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जो खुद से या एक से कटे, जो खुद से कटे या एक से कटे, वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे EX, यहाँ पे भी EX। एग्जाम्पल 2 4, सॉरी ये तो अभाज्य संख्या है। ठीक, 3 5 7 11 13 डैश डैश डैश। ठीक है, ये संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अब हमें सॉल्व क्या करना है? अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है 7 × 11 × 13 + 13 और ये जो संख्या है भाज्य संख्या क्यों है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा संख्या दिया है, संख्या क्या है? 7 × 11 × 13 + 13। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पर आता है आपका, देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, आता है आपका 11,024। ठीक है, ये आता है। अब इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं, देखते हैं। 2 से फैक्टराइजेशन जब कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसके केवल 2 संख्याओं से करते हैं, इससे ज़्यादा। ठीक, 2 से काट दीजिए। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 5512। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, 2। ठीक, अब हम यहाँ समझ गए कि फार्मूला से, क्योंकि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो खुद से या किसी अन्य से भी कट सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 2 2, ये मतलब
2 से कट रहा है और खुद से तो वो कट ही रहा है, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या हो जाएंगी। अब दूसरा देख लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसके इक्वल क्या आता है? इसके इक्वल 5045 आता है। हमने मल्टीप्लाई किया, इसके इक्वल ये आया, ठीक। फिर इसका हम फैक्टराइजेशन करके हम इसको भी हम पता कर लेते हैं क्या किसी खुद से या और किसी अन्य संख्या से कटता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लास्ट में 5 है तो 5 से तो कट ही जाएगा। 5 1 जा 5 0, 5 0 जा 5 9 जा 45, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है हमको पता चल गया कि खुद से कट रहा है, 5 एक संख्या और से कट रहा है। तो हम फार्मूला अब इसको आगे ना करते हुए हम ये चीज़ समझ गए कि 2 से कटा, ठीक है, 2 से कई बार कटा। 11024 ये खुद से तो कट ही रहा है, और यहाँ भी ये 5 से कटा और 5045 से कट रहा था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो है दो संख्याएं या फिर खुद से या फिर किसी अन्य संख्या से कट रहा है, तो यह क्या हो जाएंगे? यह एक भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, यह भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, हो जाएंगी, ठीक। हो गया व्याख्या कैसे, ठीक है। हम पहले समझ लिए कि भाज्य संख्या क्या है, फिर अभाज्य संख्या समझ लिए, और फिर हमने डिफाइन कर दिया, ठीक। आंसर यही है अब, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यह देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे एक ही स्थान से, अच्छा, तो एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। तो चलते हैं, तो वे कितने समय बाद पुनः मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए एक डायग्राम हम बना रहे हैं, ये है गोला किसी खेल के मैदान के चारों ओर। अब ये वृत्ताकार हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपकी हो गई सोनिया और रवि, ठीक है। तो सोनिया यहीं पे हैं और यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं कौन, रवि, ठीक। सोनिया ने जब स्टार्ट किया चलना, सोनिया ने जब स्टार्ट किया चलना इस तरीके से, ऐसे ऐसे इसके चारों ओर, तो उनको इस गोले को कंप्लीट करने में जो है कितना समय लगा, 18 मिनट। और जब रवि चला इसी गोले के चारों ओर इस तरीके से, ये रवि चल रहा है, ठीक। तो रवि को लग रहे हैं कितने मिनट, 12 मिनट। तो अब हमको ये बताना है कि अब वो समय कौन सा होगा जब वे एक दूसरे को फिर से एक जगह पे, एक स्थान पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एलसीएम करना होगा इसका, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। तो 12 और 18 का हमने लिया एलसीएम, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 3 6, 9 नहीं कटा, ठीक। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36। तो आंसर हम लिखेंगे, अतः वे
36 मिनट बाद एक दूसरे से उसी स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? उसी स्थान पर मिलेंगे। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मिलने के लिए तो ये जब गोले से चल रही हैं, ठीक है, तो कहीं न कहीं ये इसको तो कट ही कर रहा होगा, लेकिन इसी स्थान की बात है कि जब वे फिर से इसी स्थान पे मिलेंगी तो ऐसा कौन सा चक्कर होगा। अच्छा, तो ये 36 मिनट लग रहा है। अच्छा, इसी में जैसे पूछ लेता कि यह कितने चक्कर लगाएगा, तो 36/12 यानी कि रवि जो है वो 3 चक्कर लगा पाएगा। और तब तक में सोनिया कितने चक्कर लगाएगी? सोनिया क्योंकि 18 ज़्यादा टाइम लगे तब तक वो 2 ही चक्कर लगा पाएगी। जब तक रवि 3 चक्कर लगाएगा तब तक सोनिया 2 चक्कर लगाएंगी, तब जाके वे एक ही जगह पे मिलेंगी। ठीक, इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल थिंग्स समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे हम जो है आपको इसी बेस पे और इस तरीके के कक्षा 10 के वीडियो लाएँ। ठीक है, थैंक यू दोस्त देखने के लिए।